बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, वेलकम बैक टू लेक्चर नंबर 13 MQTT S विद ESP8266 प्लस SPI FFS। ओके जी, अपने लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि MQTT S जो है या MQTT सिक्योर जो है उसको हमने किस तरह से टेस्ट किया था या MQTT को हमने सिक्योर किस तरह से बनाया था। ठीक है, तो तब हमने सिर्फ क्लाइंट सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए टेस्टिंग की थी और अब हम एक रियल टाइम सिनेरियो में हम ये इस ESP8266 पे बाकायदा इस MQTT S को इम्प्लीमेंट करेंगे और इसमें एज अ बायो प्रोडक्ट जो है आप SPI FFS के साथ काम करना भी सीख लेंगे कि ये क्या बला है और इसके साथ हमने किस तरह से काम करना है। ठीक है, ओके जी, चलते हैं कि इस लेक्चर में है क्या, व्हाट इज SPI FFS या SPI फ्लैश फाइल सिस्टम, ये क्या चीज़ है, और सिक्योर ब्रोकर के साथ हमने ESP8266 चिप को यूज़ करते हुए कैसे कनेक्ट करना है। और यहाँ पे हम जो मॉस्किटो सर्वर यूज़ कर रहे होंगे, सॉरी जो ब्रोकर यूज़ कर रहे होंगे MQTT सर्वर, वो हमारे पास एक मॉस्किटो का टेस्ट सर्वर है जो है test.mosquito डॉट ओ आर जी। ठीक है, आई एम सॉरी अगर मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी है यहाँ पे। तो test.mosquito.org एक ऑनलाइन ब्रोकर है, सिक्योर ब्रोकर है, तो हम इसको जो है अपनी टेस्टिंग के लिए यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं कि प्रोसेस फ्लो जो है हम किस तरह से ये सब चीज़ें आपस में कनेक्ट कर रहे होंगे। तो हमें जो है MQTT को सिक्योर करने के लिए हमें पता है कि ब्रोकर को भी सिक्योर होना चाहिए और क्लाइंट को भी उस सिक्योरिटी को सपोर्ट करना चाहिए या SSL को सपोर्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे हमें उस सिक्योर SSL, उस सिक्योर ब्रोकर के साथ कनेक्ट होने के लिए एक CA सर्टिफिकेट फाइल चाहिए होगी। CA सर्टिफिकेट्स के बारे में हमने अपनी लास्ट वीडियो में बात की थी। CA मीन्स सर्टिफिकेट अथॉरिटी फाइल। ठीक है, तो test.mosquito.org वेबसाइट से हम ये CA सर्टिफिकेट फाइल जो है ये गेट करेंगे और इस फाइल को गेट करने के बाद हम इस फाइल को यूज़ करते हुए उसके साथ कनेक्ट होंगे। जिस तरह से लास्ट टाइम हम MQTT FX जो सॉफ्टवेयर था उसके थ्रू हमने इस CA सर्टिफिकेट फाइल को इंक्लूड करके उसके साथ कनेक्शन बनाया था, तो अब जो है हमने इसको ये ESP8266 में किस तरह से इंक्लूड करना है। तो एक्चुअली हम इस फाइल को ESP8266 के ऊपर अपलोड करेंगे। ठीक है, और वो जो अपलोडिंग का प्रोसेस होगा ना, वो जो अपलोडिंग हम कर रहे होंगे, तो वहाँ पे हमें ये SPI FFS की ज़रूरत पड़ रही होगी। ठीक है, तो इस चीज़ को हम यूज़ कर रहे होंगे अपनी इस फाइल को अपलोड करने के लिए SPI FFS के लिए, SPI FFS के थ्रू। ठीक है, तो जब आप इसकी अपलोडिंग करना सीख लेंगे तो आप फ्यूचर में इसकी बेस पे भी और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। मीन्स कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपके पास या आपके माइंड में हो सकता है कि आपको कोई फाइल अपलोड करनी पड़े, आपको कोई पिक्चर अपलोड करनी पड़ सकती है ESP8266 पर, तो प्रोसेस सेम होगा और हम वो चीज़ भी इस वीडियो के अंदर सीख लेंगे। ठीक है, ओके जी। तो SPI FFS को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें एक जावा प्लगइन चाहिए होगा। ठीक है, यानी कि डायरेक्टली आपकी Arduino IDE के अंदर जो है इसको यूज़ करते हुए आप डायरेक्ट जो है इसके ऊपर अपलोडिंग नहीं कर सकते। आपको एक प्लगइन चाहिए होगा और वो प्लगइन आपको इस लिंक पर से मिल जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको इस फ्लैश फाइल सिस्टम की समझ आ गई है। ये एक छोटा सा फाइल सिस्टम है जो हमें ये फैसिलिटी देता है कि हम ESP8266 के ऊपर फाइल्स अपलोड कर सकें। और ये बनाया एक्चुअली इस छोटी छोटी डिवाइसेस के लिए गया है जो कि रिसोर्स कंस्ट्रेंड होती हैं या जिनके पास कम मेमोरी और कम रैम होती है। ठीक है, तो ये फाइल सिस्टम जो है ये हमें ये एबिलिटी, ये सहूलत दे रहा होगा कि हम इसके थ्रू कोई फाइल जो है वो अपलोड कर सकें। और इस केस में हम जो फाइल अपलोड कर रहे होंगे वो हमारे पास CA सर्टिफिकेट फाइल होगी। ठीक है, CA फाइल, और CA फाइल किसकी होगी, ये होगी उसकी टेस्ट मॉस्किटो ब्रोकर की। ठीक है, ओके जी। तो स्टेप वन पे सबसे पहले हमने इस लिंक पे जाना है। ये जो लिंक आपको सामने नजर आ रहा है github.com/ESP8266 और जो भी है आगे। तो एनीवेज अगर आप वैसे भी गूगल पे सर्च करें तो ये लिंक जो है आपको राइट करना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आप सिर्फ गूगल पे जाके ESP8266FS प्लगइन लिख के सर्च करेंगे तो ये गिटहब का लिंक आपके सामने आ जाएगा। और जब आप उस लिंक पे जाएंगे तो कुछ इस टाइप का लिंक आपको सामने शो होगा। ठीक है, यहाँ से आपने ESP8266FS जिप फाइल जो है इसको डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप इसको डाउनलोड कर लोगे तो अगर मैं इसको डाउनलोड करने के बाद आपको
ये कुछ इस टाइप का नज़र आएगा। ये ESP8266FS का फोल्डर है और उसके अंदर एक टूल का फोल्डर है और उसके अंदर ये जार एग्जीक्यूटेबल जार फाइल है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसकी ये जो ESP8266 है फोल्डर जो सबसे पहले आपको नज़र आएगा, आपने इसको उठा के डॉक्यूमेंट्स के अंदर, अगर मैं आपको लिंक यहाँ पे शो करूँ, ओके जी, डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाना है आपने अपने पीसी में और वहाँ पे एक आर्डिनो का फोल्डर पहले से बना हुआ होगा और इस आर्डिनो के फोल्डर के अंदर बाय डिफॉल्ट आपके जो प्रोजेक्ट्स या जो कोड्स आप लिख के सेव करते हो वो इसके अंदर सेव हो रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको एक फोल्डर नज़र आएगा जिसका नाम है टूल्स। टूल्स, ठीक है, इस टूल्स के अंदर जाना है और आपने वहाँ पे इस वाली फाइल को एक्सट्रैक्ट कर देना है। मीन्स यहाँ से आपने ESP8266FS को यहाँ से उठाना है, डायरेक्ट यहाँ पे लाके इसको छोड़ देना, ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर अब आप, मैं अगर ओपन करके दिखाऊँ तो इसके अंदर वही चीज़ पड़ी है, ESP8266 टूल और आगे ये जार फाइल। ठीक है, ओके, तो जब आप ये काम कर लोगे तो फिर आपके पास आपका आर्डिनो IDE जो है वो इस काबिल हो जाएगा कि वो हमें ये सहूलत दे सके कि हम अपने माइक्रो कंट्रोलर पे, हम अपने डेवलपमेंट बोर्ड पे या हम अपने ESP8266 चिप पे इस कोई भी फाइल अपलोड कर सकें। ठीक है, अब आप अगर IDE को ऑन करते हो तो आप देखोगे कि टूल्स के अंदर आपको एक नया ऑप्शन नज़र आएगा इस टूल्स के अंदर, और ये ऑप्शन है ESP8266 स्केच डाटा अपलोड। ठीक है, ये ऑप्शन आपको तभी नजर आएगा अगर आपने फाइल उसी प्रोसेस से, उसी तरीके से जिस तरह मैंने बताया है आपने वहां पर रख दी है। अगर आपने फाइल वहां पर रखी है उसी तरह जिस तरह मैंने बताया है तो ये ऑप्शन आपको शो होगा, और अगर आपने कोई मिस्टेक की है तो ये ऑप्शन आपको शो नहीं हो रहा होगा। और फिर मैं आपको कहूँगा कि आप इस वीडियो को थोड़ा पीछे करके दोबारा से देखें ताकि आपको समझ आ जाए कि आपने कोई मिस्टेक तो नहीं की। ओके जी, तो ये काम हो जाएगा और हमने इसी ऑप्शन को यूज़ करते हुए फाइल्स को अपलोड करना है अपने फाइल सिस्टम पे। और फाइल्स नहीं, एक्चुअली हमें एक ही फाइल चाहिए जो कि CA या सर्टिफिकेट अथॉरिटी फाइल है। और सर्टिफिकेट अथॉरिटी फाइल को मैंने लास्ट टाइम ही बताया था हमने किस तरह से डाउनलोड किया था। हम test.mosquito.org की वेबसाइट पे गए, ठीक है, और हमने इसकी सर्टिफिकेट फाइल जो कि यहाँ पर दो फॉर्मेट्स में अवेलेबल है, .crt PEM फॉर्मेट में या .der फॉर्मेट में। ठीक है, तो मैं इसे कोई भी एक फॉर्मेट में डाउनलोड कर दूंगा। लेट्स से कि मैं इसे DER फॉर्मेट में डाउनलोड कर लेता हूँ क्लिक करके, तो मेरे पास एक फाइल आ गई है mosquito.org.der। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस फाइल को डाउनलोड में से उठाना है, कट कर लेना यहाँ से, और जहाँ पर आपका ये वाला कोड सेव होने जा रहा है, मीन सबसे पहले आपने ये करना है कि आप एक न्यू कोड लिखने जा रहे हो ना उस पे, तो आपने इस न्यू कोड को सबसे पहले सेव करना है। मैं इसे सेव एज करता हूँ और इसे मैं सेव एज कर लेता हूँ। लेट्स से मैं डेस्कटॉप पे अगर मैंने एक फोल्डर बनाया है, मैं इसे कहता हूँ आर्डिनो कोड। ठीक है, मैं टेस्टिंग के लिए बना रहा हूँ, वरना बाय डिफॉल्ट आपके कोड उसी लोकेशन पे सेव हो रहे होते हैं जहाँ पे मैंने आपको पहले बताया, डॉक्यूमेंट्स के अंदर आर्डिनो की डायरेक्टरी में। यहाँ पे मैं इस कोड को अगर सेव कर रहा हूँ, टेस्ट कोड, मैं इसको नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो जहाँ पे मेरा ये कोड पड़ा है, मीन्स जहाँ पर जिस डायरेक्टरी के अंदर मेरा ये कोड पड़ा है, तो अब मेरा कोड क्योंकि डेस्कटॉप पे पड़ा है, उसी डायरेक्टरी के अंदर मुझे वो सर्टिफिकेट फाइल रखनी है। ओके जी, आर्डिनो कोड ये डायरेक्टरी है मेरे पास डेस्कटॉप पे और इसके अंदर ये टेस्ट कोड ये पड़ा है। ठीक है, टेस्ट कोड .ino। अब ये जो जहाँ पर ये कोड पड़ा है, इधर ही मैं एक और डायरेक्टरी बनाऊंगा डाटा की। ये गौर से प्रोसेस समझ लेना है आपने। ये डाटा की डायरेक्टरी के अंदर अब मैं जो फाइल रखूंगा ना, ये वो फाइल है मेरी जो अपलोड होने जा रही है। ये जिस फाइल को मैंने अपलोड करना है उसे मैंने डाटा का फोल्डर बना के उसके अंदर रख देना है। ठीक है, अच्छा जी, अब जब आपने उस डाटा के फोल्डर में मॉस्किटो की फाइल को, CA सर्टिफिकेट फाइल को रख दिया है, तो अब हमारा काम शुरू होता है प्रोग्रामिंग करने का। ठीक है, और एक बात माइंड में रखनी है कि ये जो SPI FFS है, ये कोई डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को सपोर्ट नहीं करता। इसका एक फ्लैट फाइल सिस्टम है। और फ्लैट फाइल सिस्टम से क्या मुराद है, अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक चीज़ इसमें इंक्लूड करवाता हूँ SPI FFS के थ्रू अपने आर्डिनो कोड के अंदर, और मैं उसे लिखता हूँ /test/a.txt। ठीक है, तो इस चीज़ को वो डायरेक्टरी कंसीडर नहीं करेगा, बल्कि इस पूरी चीज़ को वो एक
फाइल नेम कंसीडर करेगा। समझ रहे हो बात को? तो इस टाइप के फाइल सिस्टम को हम कहते हैं फ्लैट फाइल सिस्टम, ठीक है। तो ये स्लैशेस जो है इससे इसे पता नहीं चलता कि ये एक डायरेक्टरी है, ठीक है। ये इस पूरी चीज़ को एक फाइल नेम समझता है, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये डाटा जो है, ये डाटा का जो हमने फोल्डर बनाया है इसके अंदर जो फाइल पड़ी होगी डायरेक्ट जो है उसने ESP8266 ने उस चीज़ को अपलोड करना है, ठीक है। इनकी ये फाइल पड़ी है डाटा के फोल्डर में, तो इसी ने अपलोड होना है। अगर आप समझते हो कि आप यहाँ पर एक नया फोल्डर बना के कोई चीज़ रख दोगे तो वो चीज़ अपलोड नहीं होगी या वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने प्रोग्रामिंग पार्ट की तरफ। और प्रोग्रामिंग में बेसिकली मैं आपको दिखा दूं कि जहाँ पे मैंने एक कोड जो इसको करके रखा है पहले टेस्टिंग के तौर पर, SPIFFS सिक्योर मॉस्किटो का जो कोड है, ये मैं अभी आपको कोड शो करवाऊंगा और इसे आपको समझाऊंगा और ये कोड फाइल आपको उसी तरह प्रोवाइड कर दूंगा जिस तरह मैंने आपको पहले कोड प्रोवाइड किए, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने एक डाटा का फोल्डर बनाया हुआ है और इसके अंदर ये एक फाइल पड़ी है mosquito_or.der, ठीक है। अब इसको ये वही फाइल है सेम जो ये है। अब जी यहाँ से थोड़ा सा खत्म हुआ है क्योंकि इसे दूसरी फाइल से डिफरेंशिएट करने के लिए इस तरह से मैंने रीनेम किया था, ठीक है। अच्छा, अब मैं वापस आता हूँ इसी कोड की तरफ। फिर मैं इधर से इसे ओपन कर लेता हूँ और हमने सबसे पहले तो उसी तरह से कनेक्शन पैरामीटर सेट करने हैं और फिर उसके बाद ये फाइल कहाँ पर इंक्लूड करनी है ये मैं आपको बताता हूँ और फिर इसे अपलोड कैसे करना है। सबसे पहले आप फाइल अपलोड करेंगे। फाइल अपलोडिंग का प्रोसेस जो है वो अलहदा होगा कोड अपलोडिंग से, ठीक है। पहले हम फाइल अपलोड करेंगे और बाद में कोड अपलोड अलहदा से हमें करना पड़ेगा। अच्छा जी, ये हमारा जो है कोड सामने है और मैं वेरीफाई कर लेता हूँ कि मैंने जो है कॉम4 पे जो बोर्ड कनेक्ट किया है इस वक्त IoT डेवलपमेंट बोर्ड, वो नोड MCU है मेरे पास। याद रहना चाहिए कि हमने इस वक्त अभी तक दो IoT डेवलपमेंट बोर्ड्स पे काम किया है, एक वीमोस प्रो मिनी और दूसरा है नोड MCU, ठीक है। तो मैं यहाँ से नोड MCU को सिलेक्ट कर लेता हूँ सबसे पहले, नोड MCU 1.0, और मैं वापस आता हूँ अपने कोड की तरफ, ठीक है जी। अब कोड में सबसे पहले आपने जो इंक्लूड करवानी है चीज़ें ESP8266 वाईफाई और पबसब क्लाइंट तो हमने इंक्लूड करवाना ही है। आपने सबसे ऊपर fs.h, ठीक है, या फाइल सिस्टम की हेडर फाइल को भी आपने इंक्लूड करवा देना है, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ हमें हेल्प कर रही होगी SPIFFS के थ्रू अपनी फाइल को अपलोड करने में। उसके बाद मैंने एक वेरिएबल में अपने वाईफाई का जो नेम है वो स्टोर करवा दिया, उसका पासवर्ड स्टोर करवा दिया, MQTT सर्वर को एक वेरिएबल में स्पेसिफाई कर दिया और एक कॉल बैक मेथड जो है स्पेसिफाई कर दिया। कॉल बैक मेथड मैंने आपको बताया था कि ये मैसेज जो अगर हमारे ESP8266 पर कोई मैसेज आता है उसकी रिसीविंग को हैंडल करने के लिए हम कॉल बैक मेथड लिखते हैं। अगर हम सिर्फ इससे सेंडिंग करवा रहे हैं तो हम कॉल बैक मेथड ना लिखें तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। अब वापस आते हैं उसी तरह, क्योंकि पता है हमारे पास दो मेथड जो है वो लाजमी होने चाहिए। एक मेथड है सेटअप का और दूसरा लूप का। तो सबसे पहले मैं सेटअप मेथड में आता हूँ। हमने सीरियल कम्युनिकेशन शुरू करवाई ताकि हम डिबगिंग कर सकें कि हमारा ये ESP8266 क्या कर रहा है। फिर SPIFFS इसको बिगिन के साथ इसको शुरू करवाया और सेटअप वाईफाई ये कस्टम मेथड है जो मैंने लिखा है। इसको मैं समझाता हूँ क्या कर रहा होगा। हमने 1000 मिली सेकेंड या 1 सेकेंड का डिले दिया और इफ SPIFFS.begin अगर तो ये चीज़ शुरू नहीं हो सकी या SPIFFS जो है हमारा वो किसी वजह से उसे प्रॉब्लम बन गया तो ये सीरियल पर ये चीज़ प्रिंट करवा देगी फेल टू माउंट फाइल सिस्टम, ठीक है। ये सिंपल सा हमारा इतना सा जो है सेटअप फंक्शन है। सॉरी, सेटअप फंक्शन के अंदर हमने एक और काम किया हुआ है क्लाइंट डॉट सेट सर्वर और क्लाइंट डॉट सेट कॉल बैक मेथड हम उसे बता रहे हैं कौन सा है और सर्वर जो है वो कौन सा है। और ये जो क्लाइंट इंस्टेंस है ये हमारे पब सब क्लाइंट का इंस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पे। ओके जी, यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब हम चलते हैं सेटअप वाईफाई के अंदर। सेटअप वाईफाई के अंदर वो क्या कर रहा है, वाईफाई के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है सिंपली, ठीक है। तो वाईफाई डॉट बिगिन हमने उसे दो पैरामीटर्स दिए, SSID और पासवर्ड, और जब तक वो वाईफाई से कनेक्ट नहीं होता तो वो डॉट शो करवाता रहे हर 500 मिली सेकेंड के डिले के बाद। और जैसे ही वो कनेक्ट हो जाएगा तो वो वाईफाई कनेक्टेड शो करवाएगा, IP एड्रेस शो करवाएगा कि कौन सा IP मुझे असाइन हुआ है या मेरे ESP8266 को असाइन हुआ है, ठीक है जी। तो ये था जी सेटअप मेथड। इसके अंदर हमने समझ लिया सेटअप वाईफाई किस लिए यूज़ हो रहा है और वो क्या काम कर रहा है, ठीक है।
अब हम अपने लूप मेथड की तरफ चलते हैं, क्योंकि मेन काम तो लूप में ही है। लूप मेथड जो है वो हमारा बार बार रिपीट हो रहा होता है। लूप मेथड में जैसे ही हमारा कोड जो है लूप मेथड में आएगा, इफ नॉट क्लाइंट डॉट कनेक्टेड। ऑफ कोर्स क्लाइंट जो है वो हमारा पहले से कनेक्ट नहीं है। क्लाइंट मींस पब सब क्लाइंट, ठीक है, यानी कि हमारा MQTT सर्वर की उसमें इंफॉर्मेशन है। अगर तो उसके साथ कनेक्ट नहीं है तो रिकनेक्ट का फंक्शन कॉल कर दे। इट मीन्स जब वो फर्स्ट टाइम इस लाइन पे पहुंचेगा तो वो कनेक्ट नहीं होगा, तो फर्स्ट टाइम रिकनेक्ट के मेथड ने कॉल होना ही होना है, ठीक है। और अब हम चलते हैं पहले दूसरी लाइन में है क्लाइंट डॉट लूप, मीन्स इस प्रोसेस को वो रिपीट करता रहेगा जो MQTT के साथ कनेक्शन और उसके ऊपर मैसेज सेंडिंग या मैसेज पब्लिशिंग का प्रोसेस हो रहा होगा। अब मैं रिकनेक्ट का मेथड आपको शो करवाता हूँ कि रिकनेक्ट के मेथड में हमने क्या क्या कोड लिखा है। तो रिकनेक्ट में वाइल नॉट क्लाइंट डॉट कनेक्टेड, यानी कि जब तक हमारा क्लाइंट जो है वो कनेक्ट नहीं होता। और मैं यहाँ से दोबारा से बता रहा हूँ, क्लाइंट मीन्स के हमारा पब सब क्लाइंट या जिसके अंदर हमारे MQTT सर्वर की इंफॉर्मेशन है। तो इसका मतलब हुआ कि जब तक हमारा ये ESP8266 MQTT सर्वर के साथ कनेक्ट नहीं होता, तो ये क्या कर रहा होगा, SPI-FFS.open मीन्स के रूट डायरेक्टरी के ऊपर जो फाइल अपलोड हो चुकी है, ठीक है, उसको ये ओपन करके इस CA वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहा होगा। और ये बात ध्यान में रखनी है कि ये फाइल पहले अपलोड हो चुकी है, उसके बाद ये रीड हो रही है, ठीक है। और फाइल अपलोड कैसे करनी है वो प्रोसेस अभी हमने करना है, पहले मैं आपको कोड समझा रहा हूँ, ठीक है। /r का मतलब है कि हम वो फाइल रीड करवा रहे हैं या रीड मोड में इसे ओपन करवा रहे हैं। इफ नॉट CA मीन्स अगर CA वेरिएबल के पास कोई भी चीज नहीं है तो वो प्रिंट करवा देगा फेल टू ओपन CA फाइल, या एल्स में सक्सेस टू ओपन CA फाइल। अब वो फाइल ओपन हो चुकी है, उसे हमने लोड करवाना है, ठीक है। लोड करवाने के लिए हमारे पास फंक्शन होता है डॉट लोड CA सर्ट का, ठीक है। अब डॉट लोड CA सर्ट जो है ये मेथड है, इसका लाइब्रेरी है वाईफाई क्लाइंट सिक्योर की, ठीक है। अब वाईफाई क्लाइंट सिक्योर की जो लाइब्रेरी है उसका हमने इंस्टेंस क्रिएट किया है ESP क्लाइंट के नाम से। तो उस इंस्टेंस को यूज करते हुए मैं इस प्रॉपर्टी को कॉल करूंगा, इंस्टेंस नेम डॉट लोड CA सर्ट या ESP क्लाइंट डॉट लोड CA सर्ट, और आगे ये पैरामीटर ले रहा है किसको लोड करना है, या सर्टिफिकेट फाइल का जो वेरिएबल है वो मैंने इसे दिया CA है, ठीक है। और उसके बाद अगर तो ये लोड हो चुकी है तो लोडेड डिस्प्ले करवा दे, अगर लोड नहीं हुई तो नॉट लोडेड, ठीक है। और उसके बाद ऑफ कोर्स ये अपना रेगुलर काम कर रहा है, यहाँ पे पब्लिश करेगा मैसेज किसी टॉपिक पे, और वो टॉपिक हमने रखा है आउट टॉपिक, और उस पर हम पब्लिश करवा रहे हैं हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड की बजाय मैं यहाँ पे कर देता हूँ हेलो हेलो फ्रॉम UITA, ठीक है, उर्दू IT अकेडमी। और सब्सक्राइब हो रहा है वो इन टॉपिक पे, और उस इन टॉपिक से सब्सक्राइब हो रहा है, हमें उस पे सब्सक्राइब पे भी हम कोई ना कुछ पब्लिश करवा देंगे जब हम इसकी टेस्टिंग कर रहे होंगे, ठीक है। और अगेन ये काम इस रिकनेक्ट में हो रहा है, रिकनेक्ट से नीचे जब वो आएगा तो वो लूपिंग कर रहा है इसी चीज़ की। और ये जो चीज़ है ये ऑफ कोर्स थोड़े थोड़े डिले के बाद वो मैसेज सेंड करवा रही होगी जो पब्लिश हो रहा होगा, और उसके बाद वो मैसेज भी हमारे पास डिस्प्ले हो रहा होगा जो सब्सक्राइब जिसे हम हुए, ठीक है। अब मैंने इसको इस सर्टिफिकेट को सबसे पहले अपलोड करना है, तो मैं टूल्स में जाऊंगा और ESP8266 स्केच डाटा अपलोड इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा मैं। और यहाँ पे एक बड़ी मजे की चीज़ ध्यान में रखने वाली है कि यहाँ पे फ्लैश साइज जो है ये आपने देख के ध्यान में रखना है, ठीक है, कि आपका बोर्ड किस टाइप का है उसका फ्लैश साइज मैटर करता है। अगर फ्लैश साइज आपने गलत चूज किया होगा तो ये प्रोसेस तो कंप्लीट हो जाएगा लेकिन फाइल अपलोड नहीं होगी। उसके लिए मैंने एक टेबल बनाया है, वो मैं टेबल आपको डिस्प्ले करवा देता हूँ। let me show you the table। तो ESP8266 फ्लैश साइजेस, ठीक है। इसके अंदर आप देखो कि जो वीमोस D1 R2 एंड R1 R2 एंड मिनी जो है इन तीनों का साइज जो है ये भी 4M साइज है। और हम जो बोर्ड यहाँ पे यूज कर रहे हैं नोड MCU 1.0 इसका भी 4M फ्लैश साइज है, 0.9 वर्जन का भी 4M फ्लैश साइज है। तो मैक्सिमम चीज़ों का 4M है, लेकिन इनके अलावा अगर कोई आपके पास बोर्ड है जिसका साइज लेट्स से 512K या 2M है, किसी का 1M भी है, मैक्सिमम का 4M है, ठीक है। तो आप अगर गलत फ्लैश साइज चूज करते हो तो आपका ये फाइल जो है अपलोड नहीं हो सकेगी। अच्छा, अब यहाँ पे जो है बाय डिफॉल्ट 4M ही चूज हुआ है, तो मैं इसको स्केच ESP8266 स्केच डाटा अपलोड पे पहले क्लिक करूंगा। जैसे मैं क्लिक करूंगा मेरे पास यहाँ पर नीचे एक मुझे स्टेटस शो होना शुरू हो जाएगा अपलोडिंग का, और ये फाइल अपलोडिंग का प्रोसेस है,
ठीक है। जब ये फाइल अपलोड हो जाएगी उसके बाद मैं स्टैंडर्ड तरीके से इस अपलोड के बटन पर क्लिक करके इस कोड को अपलोड करूंगा, तो फिर मेरा कोड जो है ये प्रोसेस करना शुरू हो जाएगा, जो प्रोसेस मैंने अपने कोड में एक्सप्लेन किया। तो जब तक ये अपलोड हो रहा है मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करता हूँ और फिर दोबारा वापस आता हूँ जब ये अपलोड हो चुका होगा। ओके जी, मेरी सी ए फाइल जो है वो इस वक्त अपलोड हो चुकी है और अब बारी है कि हम इस कोड को अपलोड करें। और कोड को अपलोड करने से पहले मैं सीरियल मॉनिटर भी ओपन कर लेता हूँ 115200 बार रेट पे, जो हमने स्पेसिफाई किया हुआ है, ताकि जैसे ही ये कोड अपलोड हो तो उसके बाद हमें जो भी स्टेटस या हमने इसके अंदर प्रिंट की कमांड्स लगाई हुई हैं वो मुझे यहाँ पर डिस्प्ले होना शुरू हो जाए। ठीक है जी, तो मैं अब इसे अपलोड करता हूँ। मैं अपलोड बटन पे मैंने क्लिक कर दिया है, तो अब ये पहले कंपाइलिंग करेगा इसकी और फिर उसी तरह इसकी अपलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ओके जी, हमारा कोड अब अपलोड हो चुका है और वाईफाई कनेक्ट हो गया है एंड सक्सेस टू ओपन सी ए फाइल, और सर्टिफिकेट लोड भी हो गया और उसने मैसेज पब्लिश करना शुरू कर दिया है कि हेलो फ्रॉम UITA। ठीक है, तो अब हम वेरीफाई करते हैं कि क्या वाकई मैसेज पब्लिश हुआ है। और वेरीफाई हम किस तरह करेंगे, हम जिस टॉपिक पे मैसेज पब्लिश हुआ है उसी टॉपिक से सब्सक्राइब होकर देखें अपने MQTT-FX सॉफ्टवेयर से। ठीक है, तो मैं MQTT-FX को ओपन करता हूँ क्योंकि उसी के थ्रू हमने अपनी लास्ट वीडियो में टेस्टिंग भी की थी। ओके, तो MQTT को लोड करते ही हम MQTT-FX को लोड करते ही हम इससे test.mosquito.org ब्रोकर से कनेक्ट होंगे और फिर जो टॉपिक हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया था जिस पे मैसेज पब्लिश हो रहा है, आई थिंक आउट टॉपिक उसका नाम था। ठीक है जी, आउट टॉपिक पे पब्लिश कर रहे हैं हम ये मैसेज, तो आउट टॉपिक से हम सब्सक्राइब होंगे उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए, तो फिर हमें ये मैसेज शो होना चाहिए वहाँ पर। ठीक है जी, ये सॉफ्टवेयर मेरे पास ओपन हो गया और इसके अंदर हमने प्रोफाइल क्रिएट की थी लास्ट टाइम सिक्योर मॉस्किटो की, या UITA सिक्योर कनेक्शन। ठीक है, इसको मैं सेटिंग्स में जाकर इसकी सेटिंग्स एक दफ़ा दोबारा चेक कर लेता हूँ। इसमें हमने सारी सेटिंग्स की हुई थी इसकी, यूज़र SSL TLS, ये हमने सर्टिफिकेट फाइल इसको स्पेसिफाई की हुई है, तो सारी सेटिंग इसकी सेम है। मैं दोबारा से इसकी प्रोफाइल नहीं बनाऊंगा, ना इसकी डिटेल में जाऊंगा। तो अगर आपको इसकी थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है तो आप लास्ट वीडियो जो है वो लाजमी दोबारा से देखें, लेक्चर नंबर 12। ठीक है, अब मैं इस प्रोफाइल से या इस कनेक्शन प्रोफाइल से कनेक्ट होता हूँ, तो ये मेरे MQTT ब्रोकर के साथ कनेक्शन मेरा स्टैब्लिश हो जाएगा अगर मैं इसे मैक्सिमाइज कर लूँ। ठीक है, तो ये ग्रीन आइकन शो कर रहा है कि कनेक्शन स्टैब्लिश हो चुका है, तो मैं यहाँ पे सब्सक्राइब होता हूँ आउट टॉपिक से। आउट टॉपिक, बेसिकली आउट टॉपिक में ओके जी, यहाँ पे मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, आउट टॉपिक से सब्सक्राइब हो जाता हूँ। ठीक है, तो आउट टॉपिक पे आप देख रहे हो कि हेलो फ्रॉम UITA फर्स्ट मैसेज, सेकंड पे आता हूँ मैसेज नंबर 73, मैसेज नंबर 70, 70, 71, 72, 73, 74। तो हेलो फ्रॉम UITA जो है ये थोड़े थोड़े डिले के बाद ये मैसेज पब्लिश हो रहा है और हमने इसे वेरीफाई भी कर लिया कि ये मैसेज जो है सब्सक्राइब करके इसे अपने सॉफ्टवेयर में कि कम्युनिकेशन जो है वो हमारी पॉसिबल हो चुकी है, और ये कम्युनिकेशन हमारी हो रही है SSL के ऊपर। ठीक है, तो SSL के ऊपर कम्युनिकेशन हो रही है, तो इससे जो है हैक करना या इसमें इस कम्युनिकेशन में कोई किसी किस्म की इंटरफेरेंस पैदा करना जो है वो काफ़ी मुश्किल है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने देखा कि हमने ESP8266 को यूज़ करते हुए एक सिक्योर कम्युनिकेशन किस तरह करवा सकते हैं, या MQTT-S जो है उसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं अपने ESP8266 के ऊपर। ठीक है, लेकिन एक बात आपने माइंड में रखनी है कि जब हम SSL यूज़ करते हैं तो वो काफ़ी सारी रिसोर्सेज जो है वो ले रहा होता है, और हमारी जो स्मॉल डिवाइसेज हैं वो इतनी ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होती या इतनी ज़्यादा रिसोर्स कंस्ट्रेंड होती हैं। उनके रिसोर्सेज जो है वो काफ़ी कीमती होते हैं। ठीक है, तो हमने उसे संभल के यूज़ करना है, या हमने SSL को वहाँ पर यूज़ करना है जहाँ पर इसकी हमें बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नीड हो। ठीक है, तो इसके और काफ़ी सारे सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स हैं और काफ़ी इन प्रोग्रेस है IoT के, क्योंकि SSL बेसिकली IoT डिवाइसेस के लिए डेवलप नहीं किया गया। ठीक हो गया, तो आप अपनी कमर्शियल प्रोडक्ट्स में हम SSL को यूज़ नहीं कर सकते, जहाँ पर हमें एक लॉन्ग टर्म IoT प्रोडक्ट हम डेवलप कर रहे हैं। हम इसे टेस्टिंग की हद तक यूज़ कर सकते हैं या अपने स्मॉल प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा अपना और मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।